Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to talk about some new materials, right? The name of those materials is dielectrics. No doubt you have heard the term before, dielectric constant K or dielectric ratio, right? But let's talk about them more deeply. What are dielectrics? Dielectrics are such kind of substances which do not allow the passage of इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने की इजाजत नहीं देते, बट अलाउ देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर, पर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की इजाजत दे सकते हैं कि ठीक है तुम एक दूसरे को पुश पुल करते रहो, जो करना है करो, स्ट्रेच करना है, कंप्रेस करना है, जो मर्जी करो, पर फ्लो नहीं करना, दूर से रह के अफेक्ट करो एक दूसरे को, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को डायलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्योंकि ये अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल के तौर पे वैक्स आ सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। दीज ऑल मटीरियल्स आर डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। तो हमें पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जो दो काम करते हैं। पहला काम तो ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देते अपने में से, तो ये क्या हो गए, इंसुलेटर्स। दूसरा, चार्ज भले नहीं फ्लो होने दे रहे, पर एक चार्ज को दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने की इजाजत दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि इनका जो बिहेवियर होता है, मतलब नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू सी इज, हमने प्रीवियसली देखा था कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है। टुडे वी वुड लाइक टू सी कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, अब कंडक्टर का तो हमें पता है कि कंडक्टर को जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर जो फ्री चार्जेस हैं दे विल ट्राई टू गेट ऑन वन साइड, और जो दूसरे चार्जेस हो गए पॉजिटिव चार्जेस, वो दूसरी तरफ शिफ्ट होना चाहिए। और ये माइग्रेशन कब तक चलती रहती है कंडक्टर के अंदर, जब तक अंदर भी उतना फील्ड ना सेटअप हो जाए जितना बाहर है। तो इसी वजह से हम कह देते थे कि नेट फील्ड क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, राइट। तो आगे हम क्या देखना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके साथ, डाइलेक्ट्रिक के साथ। देखो बेटा, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना, उसको जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड्स में रखते हैं, सपोज करो ये मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड है, राइट, ई नॉट, तो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसको आगे डिटेल में लेके चलेंगे, राइट। डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो स्ट्रेच होने लगते हैं या फिर वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करने लगते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ऐसे पड़े हैं ऐसे होने लगते हैं, या ऐसे पड़े हैं ऐसे होने लगते हैं, वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करने लगते हैं। तो दो चीजें होती हैं यहां पे, या तो होती है स्ट्रेचिंग, ये टर्म्स ध्यान में रखना, या होती है ओरिएंटेशन, राइट। स्ट्रेचिंग या ओरिएंटेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के खुद के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि जल्दी सीखेंगे कैसे होता है।
और क्योंकि ये इंड्यूस्ड है, किसकी वजह से? इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। स्ट्रेच करना या ओरिएंट करना, इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पोलराइजेशन। जल्दी जल्दी से ये टर्म्स एक्सप्लेन होंगी, बस थोड़ा वेट करो। राइट, स्ट्रेचिंग करना मॉलिक्यूल्स का या ओरिएंटेशन चेंज करना, ये हो जाता है पोलराइजेशन। तो इस पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फील्ड हमारे पास कितना हो जाएगा? द नेट फील्ड विल बी E0 माइनस EP। ये नेट फील्ड हो जाता है। अब जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते जाओगे, पोलराइजेशन भी बढ़ती जाएगी, तो पोलराइजिंग फील्ड भी बढ़ता जाएगा और नेट फील्ड घटता जाएगा। क्या ये कभी जीरो हो सकता है? नो, जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर उतना फील्ड सेटअप नहीं हो पाता जितना बाहर है। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यहां पे काम करने वाली एनर्जी सिर्फ ये एक्सटर्नल फील्ड की नहीं है, यहां पे एक एनर्जी और है, टेम्परेचर। उस रूम का, उस एनवायरनमेंट का जिसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, उस टेम्परेचर की वजह से थर्मल एजिटेशंस होती हैं। थर्मल एजिटेशंस की वजह से, देखो इस एक्सटर्नल फील्ड का काम पता है क्या है? डिसिप्लिन करना डाइलेक्ट्रिक के अंदर मॉलिक्यूल्स को। एक एनर्जी डिसिप्लिन करना चाहती है, जो दूसरी एनर्जी है थर्मल एजिटेशन, वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करना चाहती है। तो उस दूसरी एनर्जी जो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से नेट डिसिप्लिन कम होगा, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगा, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? या हम उतना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के चलते हैं कि जो इससे ज्यादा हो, तभी हम पोलराइजिंग देख पाएंगे इसकी, तभी इसके अंदर पोलराइजेशन हो पाएगी। अगर बाय चांस ये बाहर वाली एनर्जी हमने बिल्कुल इसके अंदर थर्मल एजिटेशन एनर्जी जो काम खराब कर रही है उतनी ही लगाई, फिर तो नेट फील्ड जीरो मिल सकता है। पर यूजुअली हम ज्यादा ही लगाते हैं उससे, चाहे ये अमाउंट में कम होती है पर ये कुछ ना कुछ फील्ड का रिडक्शन करती है। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो मॉलिक्यूल अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं वो तो होते हैं नॉन पोलर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं? दरअसल इन मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे के ऊपर लाई करता है। द सेंटर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड मास मींस प्रोटॉन्स एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड मास मींस इलेक्ट्रॉन्स कोइंसाइड विद ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे तो आपको यहां पे कोई भी पोल नहीं मिलेगा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन पोलर कहा जाता है। तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स इसी स्टेट में होते हैं, राइट? जैसे मैं 2-3 बना के दिखा रहा हूं, राइट? ये कब है? जब इनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया जाता, यानी कि E इनके ऊपर क्या लग रहा है? जीरो। लेकिन अगर आप इनके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, मतलब E की वैल्यू अब जीरो नहीं है, यू आर पुटिंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देम, तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स जो पहले कोइंसाइड कर रहे थे वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? पॉजिटिव चार्ज उस तरफ खींचेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा। तो ये मॉलिक्यूल की शेप किस तरह की हो जाती है? इस तरह की हो जाती है, मतलब इनकी शेप जो है वो चेंज होने लगती है। अच्छा, कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की शेप होती है वो क्या होती है? सिमेट्रिक होती है।
ओके, जैसे हम H2 की बात करें तो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं सिमेट्रिक शेप के होंगे, O2 के, CO2 के केस में लीनियर मॉलिक्यूल है, वहां भी सिमेट्री है। अब दूसरी तरफ कुछ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के, है तो डाइलेक्ट्रिक्स ही, पर एक अलग टाइप आ जाती है, कैसे कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप अनसिमेट्रिक होती है। क्या होती है उनकी शेप? अनसिमेट्रिक। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। और ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इनकी शेप क्या होती है? अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक का मतलब है कि सपोज करो दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हो सकता है उनमें से एक बड़ा हो एक छोटा हो। एज एन एग्जांपल HCl के केस में हाइड्रोजन छोटा है, क्लोराइड बड़ा है, तो अनसिमेट्रिक शेप होगी। ठीक है, उसके बाद H2O। अब आप कहोगे कि सर जैसे CO2 था H2O में क्यों नहीं हो सकता? एक्चुअली मैं मानता हूं कि इसमें मिडल में अगर मैं शेप ड्रॉ करूं, कार्बन आ जाता है, साइड पे ऑक्सीजन, तो सिमेट्री ही है। यहां पे सिमेट्री हो सकती थी, लेकिन यहां पे ये स्ट्रेट मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इनके बीच में एक एंगल होता है, यू कॉल इट बॉन्ड एंगल। लगभग आई गेस 105 डिग्री का होता है इसके बीच में, दो हाइड्रोजन के बीच में जो ऑक्सीजन से अटैच है, तो उसकी वजह से भी शेप क्या हो गई? अनसिमेट्रिक हो गई। तो ड्यू टू अनसिमेट्रिक शेप इनके जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड नहीं करते, वो ऑलरेडी क्या होते हैं? ऑलरेडी वो पार्शियली सेपरेटेड होते हैं। मतलब इस केस में जो मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे उनका एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सेपरेटेड होगा, जैसे यहां पे तो कोइंसाइड कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि थर्मल है भाई एनर्जी। अब थर्मल एजिटेशन इनको सेपरेट नहीं कर सकती है, इनका कुछ नहीं कर सकती, बस ये रैंडमली घूमते होते हैं। लेकिन यहां पे थर्मल एजिटेशन और इवन इनके अंदर का ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इनके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने आप को इस तरह से बिठा के रखते हैं कि अगर इसका इस तरफ पॉजिटिव है तो दूसरे का इस तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसका इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, फिर इसका इस तरफ नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। मतलब ये ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे किसी भी तरतीब में होते हैं जब इनके ऊपर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मतलब E की वैल्यू क्या होती है? 0। उस केस में ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और नेट डाइपोल इनका क्या होता है? 0। इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0। बट जैसे ही आप इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये सेपरेट है बिहेवियर सारा। लेट मी ड्रॉ अ डिफरेंस लाइन। वैसे तो आप समझ ही गए जब अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे क्या है कि अगर ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं और इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो यहां पे क्या होगा कि ये सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे इस मैनर में। ठीक है, उस मैनर में ओरिएंट कर लेंगे। अभी आप ध्यान से देखो, सबका पॉजिटिव चार्ज उस तरफ है और सबका नेगेटिव चार्ज इस तरफ है। तो यानी कि हम यहां पे क्या देखते हैं? लेट मी मेक अ पार्टीशन सो दैट आई कैन हेल्प यू टू रिकैप द थिंग्स। सबसे पहली बात हमने देखा कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अंदर स्ट्रेचिंग या ओरिएंटेशन, यानी कि इन शॉर्ट मैं कहूं पोलराइजेशन की वजह से एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, वी कॉल इट पोलराइजिंग फील्ड। ये पोलराइजिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फील्ड जो होगा वो अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, लेकिन ये फील्ड एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं होंगे, सो दैट नेट फील्ड बिकम्स 0। बस ये जो पोलराइजिंग फील्ड है ये नेट फील्ड को रिड्यूस करता है, 0 नहीं करता। ठीक है, फिर हमने कहा कि ये होता क्यों है? स्ट्रेचिंग या ओरिएंटेशन की वजह से। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेचिंग होती है
उनको बोलते हैं नॉन पोलर। ये नॉन पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी शेप सिमेट्रिक होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। सो नेट डाइपोल मोमेंट यहां पे क्या होता है? जीरो, इंडिविजुअल एज वेल एज नेट। इंडिविजुअल भी जीरो होता है, नेट भी जीरो होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो इनकी क्या होनी शुरू हो जाती है? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से पॉजिटिव एंड्स एक तरफ हो जाते हैं, नेगेटिव एंड्स एक तरफ हो जाते हैं, मतलब इनकी क्या हो गई? पोलराइजेशन हो गई। ठीक है, तो जैसे ही पोलराइजेशन होगी इनके पास इंडिविजुअल एज वेल एज नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछे कि सर स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो ये टीयर अपार्ट क्यों नहीं कर जाते, ऐसे चिथड़े क्यों नहीं उड़ जाते इनके? ठीक है, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो खींचातानी चल रही है, बाहर वाला फील्ड अपार्ट करना चाहता है, अंदर वाला फील्ड इनको जोड़ के रखना चाहता है। तो उसका मतलब इनकी स्ट्रेचिंग कब तक होती रहेगी? तब तक होती रहेगी जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल फील्ड्स जो इनके बीच में हो रहे हैं उनके अंदर कहीं इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ठीक है, यहां पे क्या था? इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो होता है इनके पास, बट नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनसिमेट्रिक शेप के होते हैं, मतलब उनका पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर के ऊपर लाई नहीं करता, उनको बोलते हैं पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो नॉन जीरो होता है, मतलब अपना डाइपोल मोमेंट होता है इनके पास। कितना? लगभग 10⁻⁻30 कूलम-मीटर होता है। ठीक है, इतना होता है। पर ये अपने आप को ऐसे बिठा के रखते हैं, ऐसे बैठते हैं पेयर्स बना के या ग्रुप में कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहता है? जीरो। तो इनके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है ये अपनी ओरिएंटेशन बदल लेते हैं, ओरिएंटेशन बदल लेते हैं तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है? नॉन जीरो हो जाता है। बात समझ गए? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज द डिफरेंस ऑफ बिहेवियर बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। तो आज के बाद कोई पूछ ले डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पता चल गई। डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं? पोलर एंड नॉन पोलर। उनका इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में और प्रेजेंस में क्या बिहेवियर होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी पता चल गया। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है और डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए कहा जाता है आपको। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अच्छा, जब उनकी हो गई पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन हो गई, अब कितनी पोलराइजेशन हो गई ये कैसे देखेंगे? देखो, जितने ज्यादा डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में उतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगी, जितने कम मॉलिक्यूल्स बनेंगे पोलराइज उतनी कम होगी। तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, पोलराइजिंग डेंसिटी, P। P एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायपोल मोमेंट भी किस तरफ है? इसी तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायपोल मोमेंट भी किस तरफ है? इसी तरफ। देख रहे हो? तो लेकिन वो डायपोल मोमेंट है, ये पोलराइजिंग डेंसिटी है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो पोलराइजिंग डेंसिटी, ये स्मॉल p और p से कंफ्यूज मत कर जाना। स्मॉल p डायपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में वो होगा, पोलराइजिंग डेंसिटी की भी वही डायरेक्शन लेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही होती है। सो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल is called polarizing density। वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है, डायरेक्शन जो होती है सेम एज दैट ऑफ E होती है, ये बात ध्यान में रखना,
ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। पोलराइजिंग डेंसिटी इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट, कुछ आने वाला है यहां पे मैं, अपॉन वॉल्यूम। अब सपोज करो कि मेरे पास एक सैंपल है, इस सैंपल का जो दो फेसेस का एरिया है वो सेम होगा a, और इसकी थिकनेस कितनी है d। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मेरे पास ये है, ठीक है, ये है, तो इसको मुझे पोलराइज करना है, तो या इसका फील्ड उस तरफ जा रहा है, तो ये वाला फेस ए एरिया, ये वाला फेस ए एरिया, इनके बीच में गैप कितना डी, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसका वॉल्यूम निकालोगे एरिया इंटू डी करके। और डायपोल मूवमेंट, सपोज कोई डायपोल क्रिएट होगा, व्हाट इज डायपोल मूवमेंट? ईदर चार्ज ऑन द डायपोल इनटू लेंथ ऑफ डायपोल, लेट्स से लेंथ ऑफ द डायपोल इज डी, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा आगे इसके बाद बता रहा हूं कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में गैप कितने का हो गया? डी का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? एरिया इनटू डी। डी के साथ डी कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन ए आ गया। यार इसको याद करने की कोशिश करना, चार्ज पर यूनिट एरिया कुछ डिफाइन किया था हमने, 3 टर्म्स थी, चार्ज डेंसिटीज, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज अपॉन एरिया होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सिग्मा। तो यहां से पता चलता है कि न्यूमेरिकली जो पोलराइजिंग डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है। ये फैक्ट हमारे काम आएगा, इसको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गई पोलराइजिंग डेंसिटी। अच्छा, अभी हम कह रहे थे कि जब उसको डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो फील्ड को रिड्यूस कर देता है। थोड़ा डिटेल में ले जाएं इसको, कैसे रिड्यूस कर देता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो फिर कैसे देखते हैं फील्ड इसका। देखो मैं एक सिंपल सा काम करूंगा यहां पे, What I'm going to do here is, मैं यहां पे एक सैंपल ले लेता हूं, लेट्स से इस तरफ बना लिया सैंपल मैंने, ठीक है। ये कोई भी सैंपल था, पोलर डाइलेक्ट्रिक का था, नॉन पोलर का था, कोई फर्क नहीं, मैं यहां पे कोई भी सैंपल लेके चलूंगा। इसको रखना है मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखने का मतलब है कि 2 चार्ज प्लेट्स ले लूं, एक रखती है इस तरफ, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0 बाहर का, किधर से किधर जा रहा है? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो होगा क्या? मॉलिक्यूल्स अपने आप को अलाइन करेंगे इस तरफ, मॉलिक्यूल का नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। फिर ये फर्स्ट लेयर की वजह से जो सेकंड लेयर होगी साथ वाली नेबरहुड में, वो भी अपने आप को ओरिएंट करना शुरू करेगी। शांति तो सभी चाहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से अपने आप को क्या कर लेंगे? ये ओरिएंट कर लेंगे। लास्ट वाली लेयर भी अपने आप को ऐसे ही एडजस्ट करना चाहेगी मॉलिक्यूल्स की। तो होगा क्या बेटा कि जो ना 2 तरह के चार्जेस हैं, एक तो जो सरफेस पे हैं, डिस्टिंक्शन मैं कर देता हूं किसी अदर कलर के चौक से, ठीक है, अदर कलर के चौक से डिस्टिंक्शन कर देता हूं। ये येलो लाइन आप देख रहे हो, ये मैंने डिस्टिंक्शन कर दी इनकी। ये जो येलो लाइन के बाहर वाले चार्जेस हैं ये सरफेस चार्जेस हैं। कौन से? सरफेस चार्जेस। और येलो लाइन के अंदर वाले चार्जेस क्या हैं? ये अंदर वाले चार्जेस हैं बल्क चार्जेस, वॉल्यूम में प्रेजेंट चार्जेस।
तो ये जो वॉल्यूम में प्रेजेंट चार्जेस है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, इनका जो इफेक्ट है एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। जो सरफेस चार्ज है, ये सरफेस चार्जेस है, ये अनकैंसल्ड रह जाएंगे, नॉन कैंसल्ड रह जाएंगे। मतलब क्या बिहेवियर होगा, क्या होगा इसके बाद, इसके बाद ऐसा होगा कि इधर सारी लेयर किसकी बच गई, मतलब इफेक्ट किस लेयर का बच गया, नेगेटिव का, और इस तरफ किसका इफेक्ट बच गया, सिर्फ पॉजिटिव का। बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रहा था क्या, ई नॉट, वो बना देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको बनाने में, ठीक है। अंदर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कौन सा, ईपी। तो क्योंकि अंदर वाला फील्ड बाहर वाले फील्ड से अपोजिट है, तो अगर मैं यहां पे नेट फील्ड देखूं तो नेट फील्ड ई कितना होगा, दैट विल बी अप्लाइड फील्ड ई नॉट माइनस पोलराइजिंग फील्ड, या फील्ड डेवलप्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर यहां पे क्या करना है मुझे, इवन अगर वेक्टर्स ना भी डालूं तो भी ये ट्रू। यहां पे मैं एक टर्म डिफाइन करूंगा, कौन सी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप कहोगे कि सर इसको तो बहुत बार डिफाइन कर चुके हो आप। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। इट इज डिफाइंड एज चार्ज बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम to the electric field between two charges in medium, force between two charges in vacuum to the force between two charges in the medium, or even capacitance in the medium to the capacitance in the, ये तो अभी खैर करना है, let's not write that। एक और डिफाइन करने जा रहा हूं, in case of dielectrics, तो ये जो K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता है, it is the ratio of applied field to reduced field, जो नेट फील्ड बच गया, तो K को डिफाइन करेंगे, अप्लाइड फील्ड कौन सा है, E नॉट, रिड्यूस्ड फील्ड अंदर कितना बच गया, E नॉट माइनस EP। आप चाहो तो E नॉट को E भी लिख सकते हो। सो दिस इज क्वाइट सिमिलर विद द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए भी यही बात सच है। तो K को एक तरह से हम यहां पे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहां तक शायद चीजें क्लियर हैं। पहली बात तो ये पता चल गई कि सरफेस चार्जेस बच जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दो शीट्स हैं, एक शीट नेगेटिव चार्ज है, एक शीट पॉजिटिव चार्ज है, बीच में वैक्यूम या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसी वजह से इनके ऊपर डेवलप किया गया चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी होता है, और इनकी जितनी पोलराइजेशन हो गई वो P होती है। तो इसी वजह से ये रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर पाए। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि सपोज आपके पास कोई मटेरियल है, उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो वो होगा पोलराइज। क्या पोलराइज होना कि कोई सैंपल कितना पोलराइज होगा, ये सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। सैंपल की अपनी कोई मर्जी नहीं है। जिस चीज को पोलराइज होना है उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, उसका अपना कोई पैरामीटर नहीं है क्या, कि वो देखे कि हाँ भी मैं तो इतना ही पोलराइज हूंगा, इससे ज्यादा नहीं। क्या डिफरेंट मटेरियल डिफरेंटली पोलराइज्ड होते हैं डिफरेंट एक्सटेंट तक, या सेम अमाउंट में पोलराइज होते हैं? सपोज करो लेट्स से 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर का या न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम माय राइट टू लेफ्ट। इसके अंदर मैंने कई चीजें रख दी, ये रख दिया, एक चीज और रख दी, एक तीसरी चीज रख दी। क्या सभी सेम अमाउंट से पोलराइज होंगे? नो। ये किस पे डिपेंड करता है? ये एक और फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट अनदर फैक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग अगर तुम चेक करो तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज से प्रभावित होना। ठीक है, किसी चीज से प्रभावित होना। जैसे वी कैन यूज अ कोटेशन या कोई सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक्स अ ह्यूमन
मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको बीमारी से ज्यादा प्रभावित होना पड़ेगा। यू विल गेट मोर अफेक्टेड बाय एनी डिजीज। हाउएवर अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ऊपर बीमारियों का इफेक्ट कम होगा। ये देखा गया है कि हर रोज जो सैर करता है, जिमिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, स्ट्रेचिंग करता है, अगर उसको कोई छोटी मोटी बीमारी लगती भी है तो जल्दी ठीक होता है, ज्यादा असर नहीं करती उसके ऊपर। इसका मतलब दैट पर्सन इज लेस ससेप्टेबल टू डिजीजेस। अगर कोई एक्सरसाइज कम करता है, दैट पर्सन इज मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस। ससेप्टेबल का मतलब होता है किसी चीज से प्रभावित होना। तो हर एक मटेरियल की जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगा, वो कितना बिहेव करेगा, कितना पोलराइज होगा, कितना नहीं होगा, ये उसकी ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ससेप्टेबिलिटी को डिनोट करते हैं एक सिंबल के साथ। इसको एक्स ना समझा जाए, लगता एक्स जैसा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्स नहीं है, ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है चाई, CHI, चाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी को चाई के साथ डिनोट करते हैं। ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, मतलब इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, जो बताता है हमें किसके बारे में, इलेक्ट्रिक बिहेवियर, कि कैसा बिहेव करेगा कोई सैंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए मटीरियल। अब आप सोचोगे कि सर इसका एक्सप्रेशन वगैरह बता दो, कुछ बता दो इसके बारे में। देखो, किसी चीज का पोलराइज होना उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, बात समझे। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्ट, पोलराइजिंग डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, यहां पे मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर लेट मी राइट इट, क्योंकि सिंबल्स की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं यहां से चाई निकालूं तो क्या आएगा, P/E। अगर मैं पोलराइजिंग डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस पुट करूं तो ये डायमेंशन एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं होती, तो मुझे यहाँ पे कुछ और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से वो देखूं कि किस चीज की कमी है, वो कमी होती है एप्सिलॉन नॉट की। तो जो ससेप्टेबिलिटी है आप उसको डिफाइन कर सकते हो पोलराइजिंग डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। चाय के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैंने आपको दे दी। एट लास्ट फॉर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डू वन थिंग। हम ये देखना चाहते हैं, देखो जो हमने K डिफाइन किया है, K तो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, मीडियम कितना अलाउ कर रहा है। ठीक है, दूसरा ससेप्टेबिलिटी के जो प्रभाव है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मॉलिक्यूल्स पे या डाइलेक्ट्रिक पे कितना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलके, दोनों K और चाई मिलके किसी चीज का इलेक्ट्रिक बिहेवियर डिसाइड करते हैं। तो K और चाई में हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके बीच में कोई फॉर्मूला होता है। लेट्स ट्राई टू फॉर्म दैट। हमें पता है कि किसी चीज को जब किसी सैंपल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फील्ड उसके पास होता है E0 माइनस EP। बात समझे। तो E0 माइनस EP में जो पोलराइजिंग फील्ड डेवलप हो गया उसके ऊपर, वो क्या होगा, एक थिक शीट के लिए जिसके एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपके पास कोई शीट है और थिक शीट है ये, ठीक है, जिसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी तरफ क्या पड़ा हो, नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए अगर आप फील्ड देखो तो पॉजिटिव से क्या होगा, अबे नेगेटिव के लिए क्या होगा, वो भी पॉजिटिव के लिए तो अबे जाएगा, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स जाएगा। अगर आप
टोटल फील्ड देखो तो दोनों का सम होगा, E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। एक सिंगल शीट के लिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने गॉस थ्योरम से प्रूव किया है। प्लस नेगेटिव के लिए भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड्स ले रहा हूँ, तो अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला फैक्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी हम प्रूव करके आए थे थोड़ी देर पहले कि पोलराइजिंग डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी क्या होते हैं, बराबर। तो मैं यहां पे सिग्मा की वजह से P भर सकता हूं। देखो ये तो एक्सप्रेशन आपको पता ही है, EP की वैल्यू भर दी मैंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिक चार्ज, ड्यू टू ए थिक शीट जिसके एक तरफ एक चार्ज है, दूसरी तरफ दूसरा चार्ज है। लेट्स से माय बुक, इस बुक के इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव साइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर को। इस नेगेटिव साइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर को। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बिकम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम अभी थोड़ी देर पहले प्रूव करके आए थे कि सिग्मा किसके बराबर होता है, पोलराइजिंग डेंसिटी के बराबर होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं E नॉट माइनस पोलराइजिंग डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करता हूं कि P की वैल्यू भर देता हूं, E नॉट माइनस P की वैल्यू कहां से, P की वैल्यू यहां से। क्या है P की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट चाई और E नॉट डिवाइडेड बाय क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात का जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आई यूजुअली टेल स्टूडेंट्स कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और आपको ये नहीं पता कि कहाँ आपने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, कहाँ आपने E नॉट लिखा है, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे जब रिवाइज करोगे। एप्सिलॉन का सिंबल ये है, E का सिंबल ये है, डोंट मिक्स देम, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस E नॉट को कॉमन निकालोगे। जब आप E नॉट को कॉमन निकालोगे 1 माइनस चाई आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा था, E। इस E को नीचे ले आओ। जब इस E को, या फिर एक काम करो, हाँ इसको नीचे ले आओ, चाहे आप E बाय आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट, जस्ट वेट। यहाँ पे अप्लाइड फील्ड नहीं होता, यहाँ पे नेट फील्ड होता है। तो अगर यहाँ पे नेट फील्ड होता है तो हमारे पास ये कॉमन ही निकल जाएगी। टर्म वी विल हैव E नॉट माइनस चाई E, ठीक है। ये E यहाँ पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक काम करते हैं, ये टर्म को इधर लाके, अगर मैं, लेट मी डू इट दिस साइड, ऊपर करता हूं इसको, ध्यान से सीखना। तो E ऑलरेडी इस तरफ था, उधर से चाय और E वाली टर्म इधर ले आए तो इधर आके प्लस की हो गई। इस तरफ क्या बचा था, सिर्फ E नॉट। तो E अब कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, 1 प्लस चाय E नॉट अपॉन E। अभी हम यहाँ पे डिफाइन करके गए थे कि K क्या होता है, अप्लाइड फील्ड टू द रेजिड्यूल फील्ड। तो ये किसके बराबर हो गया, K की। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 प्लस चाई होता है। इस एक्सप्रेशन को आप अपने दिमाग में रखना। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with some new topics. Till then, take care of yourself. Goodbye.